नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जब जागो तभी सवेरा। नेहा ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि उसके कानों में शादीशुदा छोटी ननंद रीना की आवाज़ पड़ी। हे भगवान मम्मी, तुमने क्या देखकर भाई की शादी वहाँ करवा दी। वहाँ न तो स्वागत ढंग से हुआ और न ही खाना अच्छा था। मेरे ससुराल वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे थे। लगभग पैर पटकते हुए रीना बोली, कोई बात नहीं, अब सबके बीच में तमाशा मत बनाओ, बाद में देखेंगे। नेहा की सास गोमती जी धीरे से बोली, क्या बात कर रही हो माँ, मेरे ससुराल में तो मेरी नाक ही कट गई। रीना ने तुनक कर जवाब दिया, दीदी मम्मी को समझाने से कोई फायदा नहीं है। यह सब तो भाई और पापा का किया धरा है। मैंने तो मना किया था, किंतु पापा बोले शादी यहीं होगी और पापा की बात का भैया ने भी विरोध नहीं किया और अब परिणाम सामने आया है। देवर पंकज बोला, बेचारी नेहा को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आया कि जब उसके पापा ने विक्रम के पापा से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप जितना खुशी से कर देंगे हमें मंजूर होगा। और फ़ोन पर विक्रम ने भी नेहा की मम्मी से यही कहा था। फिर आज ये सबको क्या हो गया। तभी विक्रम की आवाज़ आई, अरे रीना, अपनी भाभी को कुछ खाने को पूछा कि नहीं? दे रहे हैं, भाभी की चिंता होने लगी। अरे अभी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है। कल वहाँ का खाना तो इतना खराब था कि एक निवाला गले से उतर ही नहीं रहा था। मेरे पति तो नाराज हो रहे थे। अपनी बहन के साथ जाकर वह किसी ढाबे से खाकर आ गए थे। रीना, ऐसे क्यों बोल रही हो? वैसे तो तुम कहती हो कि चटपटा खाने से तुम्हारे पति का पेट खराब हो जाता है और तुम खाती कहाँ हो? तुम तो खाना दानी की तरह चुनती हो। विक्रम हंसकर बोला, देखो मम्मी, भाभी के घर में कदम रखते ही अभी से भैया के सुर बदल गए हैं। मम्मी, नेहा भाभी ने कई दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया है, उसकी मम्मी बोल रही थी और वो रास्ते में रो भी बहुत रही थी। किसी से बोलकर एक कप चाय बनवा दो, विक्रम ने गोमती जी से कहा। पंकज, हलवाई को बोलकर सबके लिए चाय को बोल दो, एक ही बार में सबकी चाय बन जाएगी। विक्रम समझ गया कि रीना और पंकज की बातें मम्मी पर असर कर चुकी हैं। उसने गहनों में सजी घूंघट में छिपी नेहा की ओर देखा और चुपचाप बाहर चला गया। घूंघट के अंदर आंसू बहाती नेहा को विक्रम की बातें सुनकर तसल्ली हुई कि कोई तो है यहाँ उसकी फिक्र करने वाला। थोड़ी देर बाद विक्रम की बुआ की बेटी टीना नेहा के पास आई और उसके हाथ में चाय और पकौड़ी के साथ बिस्किट भी दे दिए। लो भाभी, भैया ने भिजवाए हैं, बोल रहे थे कि अभी खाना बनने में कुछ समय लगेगा, तब तक यही खा लो। दीदी, मुझे भूख नहीं है, नेहा ने दुखी मन से कहा। भाभी, भैया ने बहुत प्यार से भिजवाया है, मैं जानती हूँ आपको मामी जी और रीना दीदी की बातों का बुरा लगा है। भाभी, इनकी बात पर ध्यान मत दो, यह तो ऐसे ही हैं। पता है, एक बार मम्मी को भी बहुत भला बुरा कह दिया था मामी ने, तब से वो भी यहाँ नहीं आती है। शादी में भी मुझे ही भेजा है, पर दीदी, मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत के हिसाब से सब अच्छा ही किया। क्या खाना वाकई बुरा था? नहीं भाभी, खाना तो बहुत अच्छा था, पर जिसकी आदत होती है वह तो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देता है। अभी आप यह खा लीजिए और फिर कोई कुछ भी कहे। मामा जी और भैया तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना? दीदी, मुझे आज डर लग रहा है, बस यही लगता है कोई कुछ कह ना दे। नेहा बोली, भाभी परेशान मत हो, अभी मैं 2-3 दिन यहीं रहूँगी। किसी दिन मम्मी लेने मुझे आएंगी और आपको देखने के लिए भी मैं उनके साथ ही जाऊंगी। तब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतने में गोमती जी आ गई। नेहा भाभी के साथ बातें करती रहोगी या फिर आगे भी कुछ होगा? बाहर जाकर देखो, खाना शुरू हो गया है, खाने के लिए कोई छूट न जाए। मामी जी, भाभी ने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए भी तो खाना लगवा दो। तुम्हारी भाभी इस घर की बहू है, जब तक बड़े नहीं खा लेते वह कैसे खा लेगी? ससुराल के कुछ तौर तरीके होते हैं, वह आने चाहिए। और फिर यह पकौड़ी चाय भी तो पेट में ही गया है ना? जी मामी जी, टीना ने बहस करना उचित नहीं समझा और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। गोमती जी नेहा के पास आई और धीरे से बोली, तुम अभी नहीं आई हो, कौन कैसा है तुम्हें नहीं पता, थोड़ा सावधान रहना, सब तुम्हें मेरे और इस घर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे।
तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। नेहा कुछ नहीं बोली, पर जब से आई थी सबकी सुन ही रही थी। रात हुई, नेहा को सोने के लिए एक चारपाई दे दी गई। पूरे दिन में कोई ना कोई उसके पास आता रहा, पर रीना और पंकज एक बार भी उसके पास नहीं आए। शाम को खाना भी छोटी चाची ही देकर गई थी। पिछली 3 रातों से जागी नेहा चारपाई पर लेट तो गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आने लगी। मम्मी पापा से कह रही थी, देखिए इतनी छोटी सी आमदनी में हमने कैसे घर को चलाया है, मैं ही जानती हूँ। दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही मुश्किल था। उस पर भी नेहा की शादी के लिए भी जोड़ने की कोशिश की, तब जाकर के इतना कर पाए हैं। हमारे पास ज़्यादा जमा पूंजी तो नहीं है, पर नेहा की शादी तो निपट ही जाएगी। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, सब हो जाएगा। उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले से ही इंतज़ाम कर लिया था। और फिर मुरारी जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है जितना कर सकते हो उतना कर देना। उन्हें हमारी हैसियत नहीं, हमारी नेहा पसंद है। हाँ वह तो सही है, पर कल जब चाची का फ़ोन आया था तो नेहा की सास और उसका मायका एक ही गांव में है। वह बता रही थी कि नेहा की सास बहुत तेज स्वभाव की है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो भी तो देखने आई थी ना, हमारी नेहा को और हमारी नेहा को देखकर कितनी खुश हुई थी। वो और विक्रम की हाँ पर ही तो शादी हो रही है। इसलिए नेहा की मम्मी मन में फालतू के वहम मत पालो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान करे ऐसा ही हो। नेहा की मम्मी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। नेहा के पापा मनोहर जी की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। बिक्री के नाम पर घर का खर्च चल रहा था और शादी ब्याह तीज त्योहार के मौसम में जो थोड़ी बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती थी उसे नेहा की शादी के लिए बैंक में डाल देते थे वह लोग। जमा पूंजी सच में बहुत कम थी और इसलिए उन्होंने बैंक से लोन ले लिया और कुछ दोस्तों से थोड़ा बहुत उधार भी ले लिया, ताकि बेटे की शादी में कोई कमी ना रह जाए। पर अपने घर में किसी को भनक भी न लगने दी। नेहा का छोटा भाई अजय अभी पढ़ ही रहा था। अजय बहन की शादी में बहुत कुछ चाहता था, किंतु घर की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ था, इसलिए जैसा चल रहा था उसमें ही खुश था। और आज ससुराल आकर यह सब सुनकर नेहा का मन दुखी था। सोचते सोचते कब वह सो गई नेहा को पता ही न चला। अगली सुबह 5 बजे ही सासू माँ ने उठा दिया। बहू ये तुम्हारी ससुराल है, जल्दी उठना सीख लो। आज उठा दिया है, आगे से याद रखना, घर में सबके उठने से पहले ही झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। गोमती जी बोली। जी मम्मी जी, नेहा डरते हुए बोली। कहने को तो अपना घर था, फिर भी न जाने क्यों उसे हर समय डर लगता रहता था। थोड़ी देर में उजाला हो गया और नेहा भी नहा धोकर तैयार हो गई। अकेले कमरे में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी रीना ने कमरे में कदम रखा और नेहा को गौर से देखती हुई बोली, भाभी तैयार होगी कि नहीं? जी दीदी तैयार हूँ, नेहा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। वह घर के माहौल को हल्का करना चाहती थी। यही साड़ी है आपके पास या कोई दूसरी भी है? लगता है सारे काम बस सस्ते में ही निपटा दिए हैं। अरे नहीं दीदी, मेरे पास और भी साड़ियाँ हैं, आप जो कहेंगी मैं वही पहन लूँगी, नेहा बड़े प्यार से बोली। फिर नेहा ने अपना सूटकेस खोल दिया। रीना ने एक सरसरी सी निगाह सूटकेस पर डाली और बोली, यही ठीक है, यही पहने रहो। और सुनो, आज आपकी पहली रसोई है, थोड़ी देर बाद रसोई में आकर खीर बना लेना, बाकी खाना घर की औरतों ने बना दिया है। अच्छी खीर बनाना। जी दीदी, नेहा बोली। रीना चली गई और नेहा की धड़कन तेज हो गई। खीर बनानी है, बना लूँगी, पापा हमेशा बोलते थे नेहा खीर बहुत अच्छी बनाती है। और पापा को याद कर नेहा रो पड़ी। पापा को मेरे न रहने से कितनी परेशानी हो रही होगी। अब घर के बाहर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। मम्मी भी तो मेरे बिना बाजार नहीं जाती थी और अजय भी कितना अकेला हो गया होगा मेरे बिना। तभी टीना आ गई। अरे भाभी रो क्यों रही हो? घर की याद आ रही है क्या? समझ सकती हूँ, और आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपकी छोटी बहन, आपकी सहेली। दीदी मुझे रसोई नहीं पता कहाँ है, कमरे से बाहर निकलने में डर लग रहा है। नेहा बोली। अरे चलो मैं ले चलती हूँ, मैं यहाँ आई इसलिए हूँ, चलिए। नेहा
टीना के साथ रसोई तक पहुंच गई। चाची, अब क्या खीर भी तुम ही बना दोगी क्या? आ जाओ, आज से रसोई भाभी की हुई, कहकर टीना हंसती। नेहा ने घूंघट डाले डाले खीर बनाई। सबको खाने के साथ खीर भी परोसी गई। सबने खीर खाई और खूब तारीफ की। साथ ही नेहा की मुंह दिखाई भी हुई। सबने शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर दिया। मुरारी जी ने भी खीर खाकर अपनी प्यारी बहू को सोने की अंगूठी दी। पर सासू माँ के पास से कुछ न निकला। नेहा ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया और रीना की नज़र तो भाभी की ओर से मिलने वाले नेक पर थी। मम्मी, भाभी को सबने कुछ ना कुछ दिया है, पर भाभी ने हमें तो कुछ नहीं दिया। अरे मांग लो अपनी भाभी से जो कुछ चाहिए, मना थोड़ी ना करेंगी, आखिर इकलौती ननद हो तुम। और मम्मी, मुझे भी नहीं मिला कुछ भी शादी में। आज सुबह मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई के ससुराल में क्या मिला है। पंकज ने कहा, अरे देखो यही सही समय है, जो चाहिए ले लो, फिर क्या जाने आगे मिले या न मिले। गोमती जी बोली। तब तक मुरारी जी भी आ गए और बोले, रीना, तुम्हारे और पंकज के लिए मैंने सोने की चेन मंगवाई है। भाभी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और पंकज, तुम अपने दोस्तों से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? घर में अब तुम्हारी भाभी आ गई है, इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए तुम्हें? कमरे में सन्नाटा छा गया और किसी की हिम्मत न हुई कि आगे कुछ बोलते। मुरारी जी कमरे से बाहर चले गए। रीना ने रोना शुरू कर दिया। मम्मी, भाभी के आते ही पापा इतने बदल जाएंगे सोचा भी नहीं था। देखा, अभी भाभी को आए 2 दिन भी नहीं हुए और पापा ने उनके आगे इतनी बेइज्जती कर दी। रीना बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि भाभी के आने के बाद पापा जी ऐसे ही पलटी मारेंगे। और वैसे भी सबको पता है, पापा को शुरू से ही भैया ही ज़्यादा पसंद रहे हैं। नेहा को लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसने अपने हाथ की 2 अंगूठियों में से एक निकाली और रीना की ओर बढ़ा दी। दीदी, मेरी तरफ से ये आपके लिए, ले लो। नहीं चाहिए मुझे यह अंगूठी, आपके ससुर जी को बुरा लग जाएगा। दीदी, ऐसा मत बोलिए, वो पहले आपके पापा हैं, फिर मेरे पापा हैं। यहाँ की हर चीज़ पर पहले हक आपका है। रहने दो भाभी, मुझे मत समझाओ। इतना कहकर रीना पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई और नेहा डरी सहमी सी खड़ी देखती रह गई। भैया, आपके लिए पापा ने घड़ी मंगवाई है, पर मुझे आप मिले ही नहीं। अभी तक ठीक से इसलिए नहीं दे पाई। चलिए, मैं दे देती हूँ आपको। रहने दो भाभी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपनी कमाई से ही खरीदूंगा। पंकज के तेवर देखकर नेहा आगे एक शब्द न बोल सकी। वहीं दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा विक्रम सारा तमाशा देख रहा था। नेहा को टीना ने खाना दिया और साथ में खुद भी खाया। सारा दिन रिश्तेदार जाते रहे और नेहा को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते रहे। वो उदास मन से हंस हंस कर सबको विदा करती जा रही थी। शाम तक लगभग सभी रिश्तेदार चले गए। रात के 10 बज चुके थे। टीना, अपनी भाभी को उनके कमरे में पहुंचा दो, गोमती जी की आवाज़ आई। थोड़ी ही देर में टीना ने नेहा को उसके कमरे में पहुंचा दिया। नेहा का कमरा घर के ऊपर वाले हिस्से में था, जहां विक्रम पहले से ही उपस्थित था। भैया, भाभी, टीना बोली। अरे आओ ना। हाँ, विक्रम ने बड़े प्यार से कहा। भैया, मैं जाऊं? नेहा बोली, ठीक है बेटा, जाओ। नेहा ने बड़े प्यार से बोला। टीना चली गई। आओ नेहा, यह हमारा कमरा है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस कमरे में आकर हमेशा प्यार और सुकून ही मिलेगा। नेहा धीरे से मुस्कुरा दी। अरे, अब किससे घूंघट कर रखा है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही तो हूँ, कहकर उसने नेहा का घूंघट हटा दिया। नेहा शर्मा गई। आंखें तो पहले ही झुकी हुई थी। नेहा, यह देखो, यह मेरी सबसे प्यारी मेज़ कुर्सी और यहाँ सामने खिड़की से आसमान में चांद दिखाई देता है। ये जगह मुझे पूरे कमरे में सबसे प्यारी है और आज से मेरे साथ साथ तुम्हारा भी इस मेज़ कुर्सी और कमरे पर तुम्हारा ही पूरा पूरा हक है। मेरी पूरी जिंदगी पर तुम्हारा पूरा हक है। नेहा धीरे से मुस्कुरा दी। विक्रम ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, नेहा, हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। मैं जानता हूँ कि तुमने कल से आज तक में बहुत कुछ झेला है, सुना है, हो सकता है आगे भी सुनना पड़े, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी और रीना गुस्से से तेज हैं, उन्हें गुस्से को काबू करना नहीं आता और वह वही देखती हैं जो वह देखना चाहती है। तुम घबराना नहीं, अब यह घर मेरे साथ साथ तुम्हारा भी है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। पंकज अभी नादान है और सही गलत या फिर रिश्तों की उसे अहमियत नहीं पता।
लोग इस घर में जो भी गलत हैं तुम्हें सही बनाना है उन्हें, वो भी प्यार से। जी मैं आपकी हर बात को पूरे जीवन याद रखूंगी, नेहा बोली। बस नेहा, मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की तलाश थी। इतना कहकर विक्रम ने नेहा को गले से लगा लिया। अगली सुबह नेहा 5 बजे सोकर उठ गई। शादी वाला घर था, पूरा घर फैला हुआ था। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करें। फिर भी उसको जैसा समझ आया, पूरे घर को झाड़ू पोछा साफ सफाई करके नहा धोकर सभी के लिए नाश्ते की तैयारी की। अभी तक सब सो ही रहे थे। वह जाकर अपने कमरे में बैठ गई और सबके उठने का इंतजार करने लगी। तभी रीना की आवाज़ आई, मम्मी इतनी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। मेरे कमरे में पोछा लगाने को किसने कहा था? कितना गीला पोछा लगाया है। बेटा पंखा चालू कर ले, अब यह सब भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। आवाज़ सुनकर विक्रम की भी नींद टूट गई और नेहा भी नीचे उतर कर आ गई। क्या हुआ दीदी? नेहा डरते हुए बोली। जो कमरे में गंगा यमुना बहाई है उसकी बात हो रही है, रीना ने कहा। नेहा ने कमरे के फर्श पर नज़र डाली और बोली, अभी सूख जाएगा दीदी, और आगे से मैं आपकी बात याद रखूंगी। ओह मम्मी, यह क्या बन रहा है? आज मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मैं ये लौकी की सब्जी नाश्ते में नहीं खा सकता। नेहा रसोई की ओर भागी। भैया परेशान मत हो, मैं अभी बना देती हूँ। नेहा ने आलू उबलने को रख दिए। जल्दी जल्दी सबका नाश्ता बनाया। भाभी मुझे बताइए क्या करना है? नेहा के पीछे से आवाज आई। टीना आकर बोली। नेहा ने मुस्कुराते हुए कुछ ना करने के लिए गर्दन हिला दी और बोली, कुछ नहीं दीदी, सारा काम हो गया है, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ठीक है भाभी, आपके साथ कर लूँगी। अभी आप भैया को नाश्ता दे दीजिए और बर्तन मैं साफ कर दूँगी। नेहा नाश्ता लेकर अपने कमरे में पहुँची तो विक्रम भी नहा धोकर तैयार हो चुका था और नेहा का ही इंतज़ार कर रहा था। अरे नेहा आओ, विक्रम बोला। जी नाश्ता, नेहा बोली। आओ ना, तो साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। विक्रम नेहा का हाथ पकड़कर बोला, पर अभी घर में नाश्ते के लिए कई लोग बाकी हैं। तुम भी तो सुबह से लगी हो। कोई बात नहीं, नहीं तुम्हें खाना होगा, विक्रम बोला। तभी रीना आ गई। विक्रम नेहा को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। भैया पापा बुला रहे हैं, पर नेहा को कमरे में देखकर रीना ठिठक गई। भैया आपको पापा बुला रहे हैं? ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। रीना चली गई, पर रसोई में जाकर रीना ने मम्मी के आगे हंगामा खड़ा कर दिया। देखा मम्मी, अभी हम भूखे ही पड़े हैं और भाभी भैया के साथ पेट पूजा कर रही है। क्या करे बेटा, समय बहुत खराब है, समझ में नहीं आता क्या क्या सिखाना पड़ेगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि रमन आ गया। घर का दामाद था, इसलिए गोमती जी को चुप होना पड़ा। रीना, घर चलना है या फिर यहीं रहना है? अब भाभी को घर संभालने दो। रमन की आवाज़ में कड़कपन था। गोमती जी चुप। रीना ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। फिर टीना ने नेहा की ओर से कहा, जीजा जी, भाभी कह रही हैं कि कुछ दिन के लिए दीदी को यहीं छोड़ दीजिए। टीना, बहुत दिन से रीना यहीं है, अभी जाने दो, अगली बार जल्दी ही ले आऊँगा। नेहा चुपचाप सुन रही थी। शाम को रीना अपनी ससुराल चली गई और तभी जानकी बुआ जी भी आ गई। भाभी बहू बहुत अच्छी है, जानकी बुआ ने गोमती जी से कहा। अरे पसंद भी तो तुम्हारे भाई की है, पर अभी काम की समझ नहीं है, मुझे यह सब सिखाना पड़ेगा। नेहा घर की बड़ी बहू है, सबका ख्याल रखना, जानकी जी बोली। इससे पहले कि नेहा कुछ कहती, गोमती जी बोल पड़ी। रखेगी क्यों नहीं, अब रहना भी तो इसी घर में है। बात सही है, पर कहने का तरीका गलत था। अगले दिन जानकी बुआ टीना को लेकर चली गई। जाते समय गोमती जी ने जानकी जी को एक साड़ी और टीना को 100 रुपये दिए, जो कि रिश्तों को देखते हुए बहुत कम थे। आखिर टीना ही थी जिसने कि शादी के 7 दिन पहले से आकर घर का सारा काम संभाल रखा था और नेहा के आने के बाद नेहा का पूरा ख्याल रखा। चलते चलते नेहा ने विक्रम से पूछकर एक साड़ी बुआ को और 1000 रुपये टीना को पकड़ा दिए। यह सब गोमती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नेहा बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? जानकी जी ने नेहा से कहा। ले लीजिए बुआ जी, यह नेहा और मेरी तरफ से है, और आप यूं ही आती रहें, हमें अच्छा लगेगा। ले लो जानकी, महंगी साड़ी लगती है, गोमती जी ने साड़ी को हाथ लगाते हुए कहा। मम्मी ऐसे मत बोलो, यह तो नेहा का प्यार है, बुआ के लिए, विक्रम बोला।
नेहा भी मुस्कुरा दी। जानकी जी के जाते ही गोमती जी ने घर में तांडव मचा दिया। गोमती जी बोली, इतनी बड़ी हो गई, अभी पैर घर में ढंग से रखा तक नहीं और अभी से मालिक बन बैठी है। अभी 2 दिन नहीं हुए आए और बुआ पर इतना प्यार आ गया। गोमती, तुम किसी भी बात का जब तक तिल का पहाड़ न बना दो तुम्हें चैन नहीं आता। जाओ बहू, तुमने जो किया है ठीक किया है। मैं तो तुम्हारी सास के स्वभाव के कारण अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, पर आज तुमने मेरी लाज रख ली। उसके आगे खुश रहो। जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम करो। नेहा अपने कमरे में चली गई। सभी लोग चले गए। अब घर में मम्मी, पापा, पंकज, विक्रम और नेहा ही बचे थे। नेहा सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, नाश्ता बनाती। एक बहू की जो जो जिम्मेदारियां थी सब बखूबी निभा रही थी और गोमती जी अपनी सास की भूमिका को पूरी तरह से निभा रही थी। नेहा के हर काम में कमी निकालना ही उनका काम था, लेकिन नेहा विक्रम से कुछ ना कहती, हमेशा सबके सामने हंसती रहती। और मायके वालों से बात की तो पापा ने कहा था 10 दिन बाद आएंगे। नेहा यह सोचकर खुश थी। बेटी थी, मायका छूटने का दर्द सह रही थी। सब कुछ मिला ससुराल में, पिता समान ससुर और इतना चाहने वाला पति, लेकिन भाई और माँ तो मायके में ही छूट गए थे। अगली सुबह ही नेहा के पापा अपनी बेटी को लेने आ गए। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। नेहा अपने काम में लगी हुई थी और गोमती जी शायद पड़ोस में गई हुई थी। नेहा बेटा, नेहा कहते हुए मनोहर जी घर के आंगन तक चले आए। अरे पापा, आप आ गए। नेहा दौड़कर छोटे बच्चे की तरह अपने पापा से लिपट गई। कितना इंतज़ार किया आपका, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारा भी मन नहीं लग रहा था। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे आने के एक एक दिन गिन रही थी, बाकी सब लोग कहाँ हैं? जी मम्मी जी बगल में चाची जी के यहाँ गई हैं और पापा और यह ऑफिस गए हैं। नेहा के पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके पापा उसके घर पहली बार आए थे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। अभी चाय नाश्ता चल ही रहा था कि गोमती जी आ गई। समधी जी को सामने देखकर गोमती जी के चेहरे पर कोई खास खुशी न दिखाई दी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही। भाभी जी, शादी में कोई शिकायत तो नहीं रही? अब भाई साहब यह बात ना करें, जो होना था सो हो गया, अब शिकायत करने से क्या फ़ायदा। मनोहर जी चुप हो गए। भाई साहब आप आराम कीजिए, ये लोग तो शाम को ही मिलेंगे। जब तक अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मनोहर जी बेटी वाले थे इसलिए चुप थे। अरे आप लोगों के होते हुए उसे क्या दिक्कत हो सकती है। गोमती जी अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। पापा जी चलिए मेरे कमरे में चलिए, वहाँ आराम कर लीजिए। नेहा मनोहर जी को अपने कमरे में लेकर चली गई। बेटा कोई परेशानी है क्या? चिंतित मनोहर जी ने नेहा से पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। पापा जी, मम्मी जी का स्वभाव ही ऐसा है। आपने जो भी किया अच्छा किया। नेहा ने मनोहर जी को परेशान देखकर उनसे अपना दुख छुपा लिया। शाम को विक्रम और मुरारी जी के आने के बाद ही मनोहर जी सामान्य हुए। भाई साहब कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ करना। अरे नहीं, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया था। हमारा सौभाग्य है कि आपकी इतनी सुशील बेटी हमारे घर की बहू बनी। जी यह तो इसका भाग्य है। कहते हुए मनोहर जी ने गोमती जी की तरफ देखा तो वह मुंह बनाए खड़ी थी। भाई साहब मैं नेहा को ले जाने के लिए आया हूँ, अगर 10-15 दिनों के लिए भेज देते तो हमें खुशी होगी। अरे क्यों नहीं, आप नेहा को ले जाएंगे, यह तो रिवाज है। अगले महीने की नवरात्रि में विक्रम नेहा को लेने आ जाएगा। क्यों, इतना ठीक है ना, नवरात्रों के तो 20 दिन पड़े हैं अभी। इतने दिनों के लिए नेहा चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे से तो अब काम होता नहीं है, इसलिए 10 दिन से ज़्यादा नहीं। अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपना घर पहले देखना है। ठीक है भाभी जी, जैसा उचित समझें। नेहा बेटा जाओ तैयारी कर लो, कल सुबह जाना है ना। नेहा अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे विक्रम भी आ गया। मैं कल जा रही हूँ। हाँ जल्दी आना, तुम्हारे बिना घर में अच्छा नहीं लगेगा, विक्रम ने कहा। जी जल्दी आ जाऊंगी। नेहा, यह जो भी मम्मी ने कहा अपने घर जाकर पापा से मत कहना, वह दुखी हो जाएंगे। जी नहीं कहूँगी, विश्वास कीजिए।
अगले दिन नेहा अपने मायके आ गई। मम्मी पापा ने ससुराल में क्या हुआ जानने की कोशिश की और नेहा अपनी बातों से एहसास दिलाती रही कि सब ठीक है। 10 दिन बाद विक्रम लेने पहुंच गया और नेहा एक बार फिर अपनी ससुराल आ गई और फिर वही रोज़ के उल्हाने और छोटी छोटी बातों पर मायके के ताने। नेहा सब कुछ सुनती रही और उसी सेवा भाव से सब कुछ करती रही। जब ननंद रीना आ जाती तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती, लेकिन विक्रम और मुरारी जी के प्यार से सब कुछ संभाल लेती थी। इस तरह शादी के 5 साल हो गए और नेहा एक बच्चे की माँ बन गई थी। लेकिन ससुराल में उसकी परेशानियां कम ना हुई। एक दिन वो भी आया जब मुरारी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तो गोमती जी के जुल्म और बढ़ गए थे। विक्रम भी सब चुपचाप देखता रहता, पर माँ को कुछ जवाब नहीं देता था। उल्टा नेहा को ही समझा बुझाकर चुप करा देता और इन सब का नतीजा यह हुआ कि नेहा पढ़ी लिखी होकर के भी अनपढ़ वाली जिंदगी जीने को मजबूर थी। नेहा 2-2 साल तक मायके नहीं जाती थी, रात दिन घर के काम में लगी रहती थी। अब विक्रम के प्यार में भी वह बात न रही। कभी नेहा को पास बैठाकर यह भी नहीं पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या कोई दुख या तकलीफ है क्या तुम्हें। पढ़ी लिखी नेहा बेजुबान हो चुकी थी। जुबान तो थी, पर गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत न थी। नेहा किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। नेहा का बेटा आशु सारा दिन दादी के पास रहता। आशु आखिर गोमती जी के कुल का दीपक था, इसलिए उसे सीने से लगाए घूमती रहती थी। असर यह हुआ कि आशु भी दादी की जुबान बोलने लगा। शुरू में तो सब हंसी खुशी में चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आशु बदतमीज हो गया। अपनी माँ के खिलाफ बदतमीजी से बात करता और विक्रम इसे दादी पोती का प्यार समझकर चुप रहता, और अगर कभी कुछ कहता भी तो गोमती जी अपने पोते का पक्ष लेती। समय बीता, पंकज की शादी हुई और नेहा जेठानी बन गई। पंकज की पत्नी रिया पहले दिन से नेहा की हालत देखकर सतर्क हो गई। वह नेहा की बहुत इज्जत करती थी और गोमती जी को तनिक भी भाव नहीं देती थी। गोमती जी उसकी जुबान सुनकर चुप हो गई। गोमती जी की रिया को कुछ कहने की हिम्मत न होती और सारा गुस्सा नेहा पर उतारती, और बस इसी तरह से एक लंबा समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। घर में सब ठीक ही चल रहा था। अब आशु जवान हो गया। नेहा की उम्र अब सास की जिम्मेदारी निभाने वाली थी। आशु की नौकरी लग चुकी थी और अब उसके लिए सभ्य सुशील कन्या की तलाश थी। बहुत जल्दी तलाश पूरी भी हो गई और नेहा सास बन गई। घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। नेहा दौड़ दौड़ कर पूरे घर का काम निपटा रही थी। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि आज उसके बेटे की बारात सजने वाली थी। आज उसका बेटा दूल्हा बनने जा रहा था। रीना और टीना भी अपने अपने पति और बच्चों के साथ आई थी। रीना आज भी वही 25 साल वाली रीना थी। स्वभाव में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया था। नेहा उसके लिए आज भी नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। रीना ने नेहा को कभी घर का सदस्य समझा ही नहीं था, और तो और अब तो पंकज भी रिया के इशारों पर ही नाचता था। रिया के 2 बच्चे थे जो नेहा ने ही पाले थे, और बच्चे भी बड़ी माँ कहते ना थकते थे। हर तरफ नेहा नेहा ही पुकार थी। टीना भी नेहा के साथ काम में लगी हुई थी। तभी जोर से आवाज आई, नेहा अभी कितना समय लगेगा तुमको, सारा दिन काम ही नहीं खत्म होता तुम्हारा। आवाज विक्रम की थी। आ रही हूँ जी। नेहा अपने कमरे की ओर भागी, पर अब उसमें पहले वाली ताकत नहीं बची थी और वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। संभल कर दीदी, गिर जाओगी, टीना बोली। नेहा हंसती। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी भैया छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप पर ही निर्भर है। उन्हें समझना चाहिए कि अब आपकी पहले वाली उम्र नहीं रही। अरे यह तो समझाते जिंदगी हो गई, पर इसमें तुम्हारी वाली बात कहाँ है। मम्मी जी, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। मैं भी 70 साल से इसी घर में हूँ। अगर ऐसा ही है तो आप क्यों ना उसकी तरह बन गई। इस घर में आकर आपने तो आते ही भैया को सब सिखा दिया था ना। दीदी, इंसान देखकर ही सीखता है, और मैंने पहले ही दिन इस घर में आकर बहुत कुछ देखा और सुना है और सीखा है। रीना भी चुप हो गई। नेहा ने रिया को आंख दिखाई और विक्रम के पास पहुंच गई। नेहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं जो शाम को पहनने हैं, और वह नए वाले जूते वह कहाँ हैं। इस घर में कुछ भी समय पर नहीं मिलता। जी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अभी पहनने हैं क्या आपको? सब समय पर मिल जाएगा आपको।
अरे अभी बता दो, मुझे पता होना चाहिए। जी आपकी अलमारी के नीचे वाले कोने में ही रखे हुए हैं। और आशु, आशु कहाँ है? बहुत देर से नहीं दिखा। आज भी उसके पैर घर पर नहीं है क्या? वह तो पंकज ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, वरना मेरे लिए सब कुछ करना अकेले संभव ना होता। अब मैं जाऊं, अभी बहुत काम बाकी है। ठीक है, जल्दी करना सब, ताकि बारात समय से निकल सके। अरे नेहा, सो गई क्या? नेहा तेज कदमों से चलते बाहर चली गई। शाम को बारात निकली। आशु को दूल्हे के रूप में देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप का यह सपना तो उसी दिन से आंखों में बस जाता है जिस दिन से उनका बेटा जन्म लेता है। नेहा भी अपने लाल को देखकर खुश थी, पर आशु अपनी सारी खुशी अपनी दादी के साथ साझा कर रहा था। अगले दिन सुबह आशु अपनी दुल्हन ले आया। दरवाजे पर अपने बेटे की पत्नी पलक को देखकर नेहा को अपने दिन याद आ गए, जिस दिन उसने बहू बनकर इस घर में कदम रखा था। पर अच्छा, याद करने के लिए कुछ न था। उसे वह सारी बातें याद आ गई कि उसके साथ गोमती जी ने क्या व्यवहार किया था। रीना ने उसे और उसके घर वालों को क्या क्या नहीं कहा था। अगर पापा और विक्रम ना होते तो उसका क्या होता। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और कसम खा ली कि जो भी उसने सहा है अपनी बहू को नहीं सहने देगी। दीदी, क्या सोच रही हैं आप? तुम्हारी बहू आई है, चलो आरती उतारो दीदी। रिया बोली। अभी नेहा आगे बढ़ी ही थी कि गोमती जी और रीना ने आरती की थाली उठाई और आगे बढ़ गई। आज तो मम्मी भी दादी सास बन गई हैं, तो आरती मम्मी उतारेंगी। सब हैरान खड़े थे। रिया ने रीना को पीछे पकड़कर खींच लिया। नहीं दीदी, अब यह सब नहीं चलेगा। यह हक नेहा दीदी का है और यह काम वही करेंगी। और आप भी कोशिश करें कि हमारे घर के मामलों से दूर रहें। यह हमें ही निर्णय लेने दें। रिया सोच समझकर बोलो। रीना इस घर की बेटी है, गोमती जी चिल्ला कर बोली। तो फिर मम्मी जी, इन्हें भी यह बात याद रखनी होगी कि यह इस घर की बेटी है, बहू नहीं। रिया, पागल हो गई हो क्या? जो बोली जा रही हो। नेहा बोली। भाभी, क्या कर रही हो? आशु और पलक दरवाजे पर अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग अभी तक निश्चित नहीं कर पाए। चलो नेहा दीदी, कहकर एक साथ में थाली लेकर और दूसरे हाथ में नेहा को खींचते हुए बाहर की ओर चल दी। गोमती जी और रीना उन्हें देखती ही रह गई। फिर नेहा ने बहू की आरती उतारी और अंदर ले आई। रिया, बहू के कपड़े बदलवा कर उसके खाने का इंतजाम करो। जी दीदी, कहकर रिया जैसे ही आंगन की तरफ आई तो देखा आशु रीना और गोमती जी के साथ बैठा हुआ था। चाची जी, मम्मी कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? उन्होंने बुआ और दादी से क्यों ऐसी बात की? कैसी बात की? और फिर जो बात की मैंने की। तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। चाची जी, आपको कभी मम्मी की गलती नहीं दिखती। गलती की तो बात मत कर बेटा, हमें भी दीदी शुरू से ही गलत लगी। बस सब नज़रिए की ही बात है। आशु को कोई जवाब ना सूझा। रिया पलक के लिए खाना लेने चली गई। अगले दिन लगभग सारे रिश्तेदार चले गए। सब कुछ सामान्य था। बहू की मुंह दिखाई हुई, जिसको जो ठीक लगा दिया, लेकिन नेहा के पास अपनी लाडली बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी में ज्यादा कुछ भी नहीं मिला था। जो भी था बस बरसों पहले ही गोमती जी ने ले लिया था और अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि कुछ वापस मांगे। विक्रम से एक दो बार कहा तो सब कुछ उन्हीं का है कहकर टाल दिया। आज बेचारी लाचार थी और अपनी इस लाचारी पर शर्मिंदा भी हो रही थी। भाभी, बहू को क्या दे रही हो? रीना ने सबके सामने कहा। नेहा के पास कोई जवाब ना था, लेकिन कुछ तो देना ही था। एकमात्र बालियां ही थी जिसके कारण पूरी शादी में उसकी इज्जत बची हुई थी। उसने कान की बालियां उतारी और बहू के हाथों में मुंह दिखाई का नेग रख दिया। रिया सब कुछ देख रही थी। अगली सुबह जब रिया की नींद खुली तो रसोई में खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। घड़ी में 5 बज रहे थे। उठकर रसोई में गई तो देखा नेहा काम में लगी हुई थी। दीदी, अब आप रसोई में क्या कर रही हैं? अब आपके आराम करने के दिन हैं। दीदी, छोड़िए ये काम, अब से यह पलक की जिम्मेदारी है। अरे तो क्या हुआ? एकदम से सारी जिम्मेदारी डालनी भी तो ठीक नहीं है ना। अभी तो शादी हुई है, नई नई आई है, अपने ही घर में तो आई है, फिर बहू होने के बंधन कैसे? पर दीदी, अरे तुम हो ना मेरे साथ,
तुम भी तो इस घर में एक दिन नहीं आई थी और तुमने ही मुझे सबसे ज़्यादा समझा। ठीक है दीदी, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ ही। पलक 8 बजे सोकर उठी, तब तक नाश्ता पानी सब हो चुका था। दीदी, बहू को इतना आराम तो हमने भी अपने ससुराल में नहीं किया, रिया बोली। नेहा मुस्कुरा दी। पलक ने भी सास के प्यार का खूब फायदा उठाया। जब मन होता सोती, जब मन होता जागती। आशु के सुबह ऑफिस जाने से उसका कोई लेना देना नहीं था। नेहा पहले की तरह सारा दिन काम में लगी रहती। पलक और गोमती जी सारा दिन बैठकर बातचीत में लगे रहते और गप्पे मारते रहते। रिया को बहुत गुस्सा आता, लेकिन नेहा को रिया के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन 1-2 बार रिया ने कुछ कह दिया तो उसने रिया और उसके बच्चों से बात करना बंद कर दिया। फिर पलक की गलतियों पर नेहा को चुप देखकर वह भी चुप हो गई, क्योंकि वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी कि उसके और नेहा के रिश्ते पर गलत असर पड़े और घर का माहौल बिगड़े। धीरे धीरे नेहा की स्थिति घर में नौकरानी की तरह हो गई थी और इस बात का असर यह हुआ कि हर कोई छोटी बड़ी बात पर नेहा को चिढ़क देता। पर वो तो बहुत पहले ही पत्थर की हो चुकी थी। विक्रम को भी बस अपने काम से ही मतलब था। जिसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वह भी समय के साथ साथ दूर होता चला गया था। पर नेहा को उससे कोई शिकायत नहीं थी। नेहा का मन तो पहले से ही पत्थर था। देर बहुत हो चुकी थी, पर कब तक। एक दिन की बात है, घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा थी। रीना भी आई हुई थी। पंडित जी आ चुके थे। पूजा में आशु और पलक को बैठना था। नेहा और रिया ने मिलकर सारा काम निपटा लिया था। नेहा अपने रोज वाले समय पर ही उठी। गोमती जी और रीना तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। पलक, जल्दी बाहर आओ, पूजा का समय हो गया है, नेहा ने आवाज़ लगाई। पर पलक ने कोई जवाब नहीं दिया। पलक, जल्दी करो, नेहा फिर से बोली। क्यों, घर सर पर उठा रखा है, एक बार में सुन लिया, पलक ने झल्लाते हुए जवाब दिया। पलक, कैसे जवाब दे रही हो अपनी सास से? वह तुम्हारी सास है, माँ के समान है। रिया ने सबकी ओर देखते हुए धीरे से कहा। चाची जी, आप चुप रहिए, यह मेरे और इनके बीच की बात है, पलक ने जवाब दिया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, क्या आप अब भी चुप रहेंगी? रिया ने रोते हुए कहा। मम्मी जी तो हमेशा ही चुप रहती हैं, सारी आग तो आप ही लगाती हैं। गोमती जी और रीना एक दूसरे को देखकर ही मुस्कुरा रही थी। विक्रम के मुंह से कुछ न निकला और घर के बाहर चला गया। विक्रम को बिना कुछ बोले जाते देख पंकज को बहुत गुस्सा आया और वह अपना आपा खो बैठा। सारी जिंदगी रिया ने नेहा का साथ दिया। किसी ने भी नेहा को कुछ कहा तो रिया ढाल बनकर खड़ी थी। पर आज जब पलक और आशु रिया से बदतमीजी से बात कर रहे थे, तब भी विक्रम और नेहा भाभी चुप थे। पंकज से बर्दाश्त न हुआ और जोर से चिल्लाया, बस और एक शब्द नहीं। तुम भैया भाभी से चाहे जैसी भी बात करो, पर रिया से बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रिया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। भाभी सही गलत की परिभाषा ही भूल चुकी है। सारी जिंदगी तुमने इनका साथ दिया और आज बदले में ये मिल रहा है तुम्हें। रिया रोते हुए अपने कमरे में चल दी। रुको रिया, नेहा जोर से चिल्लाई। रिया रोते हुए नेहा को देखने लगी। अभी और कुछ बाकी है क्या? रीना बोली। बस रीना, अब और नहीं। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी इज्जत की, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। पहले दिन से ही मैंने तुम्हें बड़ी बहन की तरह माना और आपने मेरी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाया। आप सारी ज़िंदगी मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काती रही। मैं सब कुछ सुनती रही, सब कुछ समझती रही। कभी आपको या आपके किसी सदस्य को जवाब नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से पहले दिन ही वादा किया था कि चाहे कोई कुछ भी कहे, चुप रहूंगी, घर में कलह नहीं होने दूंगी। आपके भैया ने भी मुझसे वादा किया था कि इसके बदले में वह मुझे बहुत प्यार देंगे। प्यार तो दिया, पर माँ बहन को सम्मान देते देते वो मुझे सम्मान देना भूल गए। घर में एक पति ही होता है जो चाहे तो अपनी पत्नी को घर के बाकी सदस्यों से सम्मान दिलवा सकता है, और यदि पति पत्नी की परवाह नहीं करता है तो बाकी रिश्ते भी उस पर हावी हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी जी, मैंने आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन इतने सालों में आपको कभी मेरे ऊपर प्यार नहीं आया। प्यार ना सही, थोड़ी सी दया ही दिखा देती।
मैंने विक्रम को हमेशा घर के मामलों से दूर रखा और धीरे धीरे वही मेरे से दूर होते चले गए। आशु को जन्म देकर भी कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। सोचा मैं ना सही, मेरा बच्चा तो आपको प्यारा है, आप उसे प्यार करती हैं, मैं खुश रही। लेकिन धीरे धीरे वो भी मुझसे दूर हो गया। रिया के आने से मुझे एक सहेली मिली, एक रिश्ता मिला जिसने मुझे मान सम्मान दिया, प्यार दिया। उसने मुझे बहुत बदलना चाहा, पर मैं ही खुद को नहीं बदल पाई। बहू अच्छी नहीं थी, सोचा सास अच्छी बन जाऊंगी। पलक ने जब घर की दहलीज पर कदम रखा, मैंने सोच लिया जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं पलक को दूंगी। वह इस घर में पूरी आज़ादी के साथ रहेगी और उसको मैंने किसी भी बात के लिए दबाव नहीं दिया। मैंने कभी भी उसको बहू नहीं बेटी समझा, पर उसने भी मेरे प्यार और मेरी सोच का गलत फ़ायदा उठाया। आज उसने तेज़ आवाज़ में बात करके यह साबित कर दिया कि मैं तब भी गलत थी और आज भी गलत हूँ। जब मैं बहू थी तो सास की नज़र में, और आज जब मैं सास हूँ तो बहू की नज़र में। नहीं मम्मी जी, हर बार गलती मेरी नहीं है। अब बस रिया और पंकज कहीं नहीं जाएंगे, और अगर कोई अपनी खुशी से जाना चाहे तो जा सकता है। मम्मी देखा, बरसों बाद जुबान खुली है तो कितना जहर उगल रही है। बस रीना, बहुत हुआ, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, विक्रम बोला, जो कि दरवाजे के पीछे से नेहा की बातें सुन रहा था। नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में भूल गया था कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, पर मुझे शिकायत भी है कि तुमने भी कभी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। और आशु, आज भी पूजा में तुम दोनों नहीं बल्कि मैं और नेहा बैठेंगे। रिया, तुमने सारी जिंदगी समझदारी से काम लिया और आज घर छोड़कर चल दी, वो भी पंकज के कहने पर, जो खुद ही हर काम तुमसे पूछकर करता है। चलो बैठो यहीं। और पंकज भी वहीं बैठ गया। पलक और आशु भी पूजा में बैठ गए। पूजा संपन्न हुई। नेहा उठकर रसोई की ओर जाने लगी तो आशु बोला, पलक, मम्मी के साथ जाकर रसोई का काम देख लो। मम्मी, आशु, आप पलक को काम बताएं और आप दीदी के साथ बैठकर आराम करें। चाची जी, हमें माफ़ कर दीजिए, कहकर आशु ने घर के सभी लोगों के पैर छू लिए। किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं था। दोस्तों, चुप रहना अच्छी बात है। चुप रहकर बड़ी से बड़ी समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। चुप रहकर घर को बिखरने से बचाया जा सकता है। लेकिन जब सवाल अपने खत्म होते अस्तित्व का हो, आपका मान सम्मान दांव पर लगा हो, तो चुप रहना मूर्खता है। सही समय पर सही बात के लिए आवाज़ उठाना ही हमारे बुद्धिजीवी होने की निशानी है। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।